नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं प्रसंग में एक नए विषय के साथ। माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी 1 फरवरी को संसद में बजट पेश किया है। अंतर केवल यह है कि इस वर्ष आम चुनाव होने के कारण इसे अंतरिम बजट कहा जा रहा है। परंपरा यह रही है कि चुनाव के वर्ष में सरकार को कोई नई योजनाएं बजट में प्रावधानित नहीं करना चाहिए, जिससे चुनाव के बाद बनने वाली सरकार जनादेश के अनुरूप नीति निर्धारित करके नई योजनाएं बना सके। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस परंपरा को बनाए रखा है। फिर भी केंद्र सरकार का बजट हम सभी पर प्रभाव तो डालता ही है, इसलिए इस वीडियो में बजट की मुख्य बातों के साथ मैं उपस्थित हूं आज के प्रसंग में। पहले बजट के आय व्यय पर एक नजर डालते हैं। सरकार की 19% प्राप्तियां आयकर से, 17% कॉरपोरेशन कर से, 18% जीएसटी से और 28% उधार से होती हैं। कस्टम ड्यूटी से 4% और उत्पाद शुल्क से 5% प्राप्ति होती है। शेष अन्य छोटे स्रोतों से होती है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार की प्राप्तियों में उधार एक बहुत बड़ा स्रोत है। व्यक्तिगत आयकर, कॉरपोरेशन कर एवं जीएसटी का हिस्सा प्राप्तियों में लगभग एक बराबर है। अब मोटे तौर पर सरकार के व्यय के आंकड़ों को भी देखते हैं। आप स्वयं समझ सकते हैं कि जब उधार सरकार की मुख्य प्राप्ति है तो बजट सबसे बड़ा व्यय ब्याज होगा। सरकार के कुल व्यय का 20% ब्याज के भुगतान पर खर्च होता है। इतना ही नहीं, करों में राज्य के अंश को एक भाग के रूप में राज्यों को अंतरित किया जाता है, वो भी लगभग 20% ही है। केंद्र क्षेत्र योजनाओं पर 16% और केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर 8% व्यय होता है। रक्षा पर 8% और सब्सिडी पर लगभग 6% व्यय होता है। आगे बढ़ने के पहले आइए कर प्रस्तावों पर बात कर लेते हैं। मुख्य बात यह है कि करों की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कॉरपोरेशन कर 22% रखा गया है। पूर्व की तरह 7 लाख वार्षिक आय तक कोई आयकर नहीं है। कुछ कर छूटों को आगे बढ़ाया गया है। 10 वर्ष तक की कर बकाया पर 25,000 रुपए तक की छूट और 10 से 15 वर्ष की कर बकाया पर 10,000 रुपए तक की छूट दी गई है। आइए अब देखते हैं कि बजट में व्यय की दिशा क्या है। इस चित्र से स्पष्ट है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के क्षेत्र के लिए प्रावधान में बहुत ही मामूली सी वृद्धि की गई है। शिक्षा में वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना में केवल 16,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य में 11,000 करोड़ और समाज कल्याण के कार्यक्रमों में 10,000 करोड़ की वृद्धि हुई है। विगत 4 वर्षों से शिक्षा का बजट जीडीपी के 2.9% पर अटका हुआ है। इसी प्रकार स्वास्थ्य का बजट भी जीडीपी का 2.1% ही है। इससे यह पता चलता है कि नई शिक्षा और स्वास्थ्य नीति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता क्या है। पिछले कई वर्षों में सरकार का मुख्य व्यय कैपेक्स पर हो रहा है। पिछले बजट में कैपेक्स पर 33% की वृद्धि की गई थी। इस बजट में 11% की पुनः वृद्धि की गई है। सरकार का कहना है कि कैपेक्स में वृद्धि से बिजनेस, ट्रेड और रोजगार बढ़ेंगे। तो सबसे पहले रोजगार की बात करते हैं। इस वर्ष संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्कर जनसंख्या अनुपात जो 2018-19 में 35.3% था, वो 2020-21 में बढ़कर 39.8% हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि अभी भी यह अनुपात 40% से कम है। देश में रोजगार की स्थिति इससे स्वयं ही साफ है। आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना या मनरेगा के तहत रोजगार मांगने वाले लोगों की संख्या में साल दर साल इजाफा हुआ है। इससे भी स्पष्ट है कि भारत में बेरोजगारी की दर कम नहीं हुई है। चलिए अब हम कृषि आय की बात कर लेते हैं। सरकार एक समय कहा करती थी कि किसानों की आय कुछ ही समय में दोगुनी कर दी जाएगी। ये वादा हवाई हो चुका है। सरकार भी अब शायद इसे भूल ही चुकी है, क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में इसका जिक्र तक नहीं था। इंडियन फार्मिंग जर्नल में शिव कुमार और वीपी चहल ने एक आलेख में बताया है कि भारत में 70% किसानों की वार्षिक आय 15,000 रुपए से भी कम है। मात्र 10% किसान ही ऐसे हैं जिनकी सालाना आय 30,000 रुपए से अधिक है। ऐसी स्थिति में किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी दूर होने में भारी शंका है।
इस संबंध में हमें सरकार के इस दावे को भी परखना होगा कि भारत में बहुआयामी गरीबी में भारी गिरावट आई है और अब केवल 18 करोड़ लोग ही बहुआयामी गरीब बचे हैं। इस संबंध में मैंने एक विस्तृत एपिसोड अलग से बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप चाहे तो उसे दोबारा देख सकते हैं। भारत में महंगाई की दर पिछले 10 वर्षों से 4% के आसपास बनी हुई है। वर्ष 2017 में यह 3% के पास पहुंच गई थी और वर्ष 2022 में बढ़कर 7% के आसपास हो गई थी। अब यह वापस 4% के लगभग हो गई है। इससे कुछ राहत तो है, परंतु महंगाई कम करने के लक्ष्य से अभी हम बहुत दूर हैं। कैपेक्स पर व्यय का अर्थ है अधोसंरचनाओं पर व्यय, जैसे सड़क, रेल, हवाई अड्डों आदि पर होने वाला व्यय। इन परियोजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है या पैसे वालों को, इसको समझना होगा। रेल की 3 नई परियोजनाओं की घोषणा इस बजट में की गई है। 40,000 रेल कोचों को वंदे भारत के स्तर का बनाने की घोषणा भी की गई है, परंतु धरातल पर हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में रेलगाड़ियां कैंसिल हो रही हैं और कंफर्म टिकट वाले भी यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, हवाई किराए आसमान छू रहे हैं, मध्यम वर्ग को आवास देने वाली बहुत सी परियोजनाएं अटकी पड़ी हुई हैं, कई बिल्डर कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर हैं। इस सबसे कैपेक्स पर बढ़ते व्यय का फायदा आम आदमी को होता तो नहीं दिख रहा है। कुछ सामाजिक क्षेत्र की बात करते हैं। सरकार का पूरा ध्यान अधोसंरचनाओं पर होने के कारण सामाजिक क्षेत्र पीछे छूटता दिख रहा है। भारत में प्रारंभिक शिक्षा की खस्ता हाल इस वर्ष की असर रिपोर्ट में साफ तौर पर दिखती है। बजट में सर्व शिक्षा अभियान के लिए आवंटन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। शिक्षा के बजट में जो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है वो विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए है। पीएम श्री स्कूलों के लिए भी कुछ प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए भी बजट प्रावधान में बढ़ोतरी नहीं की गई है। सर्वाइकल कैंसर के टीके के लिए प्रावधान किया गया है। कुछ प्रावधान नए चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए भी किया गया है, परंतु ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। बहुत लंबी बात करने का समय तो नहीं है, परंतु इतना तो साफ है कि 2024 के अंतरिम बजट में भारत के आम आदमी को कोई विशेष राहत मिलने की संभावना नहीं दिखती। ये सच है कि अंतरिम बजट में बहुत सारी नई योजनाएं प्रारंभ करना संभव नहीं है, लेकिन यह सरकार की नीति की दिशा तो दिखाता ही है। उम्मीद करना चाहिए कि अगला बजट रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, बच्चों का पोषण जैसे बुनियादी विषयों पर नई सोच के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। तो आज के प्रसंग में इतना ही। नमस्कार।